बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनाहिल, आज से मेरे भाई का ख्याल तुम रखोगी, मेरी जिठानी ने बड़े रौब से कहा था। मैं तो उसकी बात सुनकर तंगी रह गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। आखिरकार मैं बोली पड़ी थी। क्या ऐसा क्यों? मेरी जिठानी बोली, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे भाई का ख्याल रखना ही पड़ेगा। वो आज अजीब सी बातें कर रही थी। मैं चुप रही तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अपने शौहर के दिल में घर नहीं कर पाई हो। तुम्हारी शादी को फ़कत अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं और तुम्हारा शौहर बैरून मुल्क चला गया है। इसका साफ मतलब यही है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो तुमसे जान छुड़वा कर भाग गया है। ऐसे में इस घर में रहने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। जो लड़कियां अपने शौहर की प्यारी नहीं होती उन्हें फिर ससुराल वालों से दबकर ही रहना पड़ता है। तुम जानती हो ना, मेरा शौहर मेरी कोई बात नहीं टालता। अगर मैंने उससे तुम्हारी शिकायत कर दी तो वो तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहेगा। इसीलिए जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इतना कहकर मेरी जिठानी आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं तो हक्का बक्का वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। दरअसल मेरी अहमद से 2 हफ्ते कबल शादी हुई थी और मैंने ये सुना था कि मेरे ससुराल में मेरी जिठानी भी है, जो 1 माह कबल ही ब्याह कराई है। मैंने सोचा था कि हम दोनों लड़कियां ससुराल में नई नई होंगी तो दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी, मगर ये तो मेरा वहम निकला था, क्योंकि मेरी जिठानी ने 1 महीने का रोब मुझ पर जमाना शुरू कर दिया था। मुझे अपनी जिठानी के भाई का ख्याल रखने में कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो तो एक 16 साला दीवाना सा बच्चा था। वो बेसरर था, मुझे उसका ख्याल रखकर खुशी होती, मगर मुझे अपनी जिठानी का लबो लहजा पसंद नहीं आया था। इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मुझे अपना शौहर बहुत याद आ रहा था। आज उसे दुबई गए हुए पहला दिन था। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी जिठानी कमरे में आ गई थी। उसके चेहरे पर अब की बार मुस्कुराहट थी। वो कहने लगी, मनाहिल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे भाई का ख्याल रखना, और तुम अपने कमरे में आ गई हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं बोली, भाभी, वो आपका भाई है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तब मेरी जिठानी कहने लगी, मनाहिल, दरअसल बात यह है कि सनी को कहानी सुनकर सोने की आदत है। जब मैं रात को देर से अपने कमरे में जाती हूँ तो जीशान नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरा वक्त भी अपने भाई को दे देती हो। अब तुम्हारा शौहर तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो तुम अगर मेरे भाई का ख्याल रख लिया करोगी, रात को सोने से पहले उसे कहानी सुना दिया करोगी, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? जब वो सो जाया करेगा तो फिर उठकर अपने कमरे में आ जाया करना। मैं सोच रही थी कि मुझे इस काम के लिए हामी भरना चाहिए या नहीं। तब मेरी जिठानी जल्दी से मेरे पास ही बेड पर बैठ गई थी। वो कहने लगी, तुम्हें मालूम है क्या, अहमर अपनी वालिदा से एक दिन कह रहा था कि उसे तुम पसंद नहीं हो मनाहिल। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं जब दुबई से वापस आऊं तो इस लड़की को अपने घर में न देखूं। ऐसे में अगर तुम मेरे काम आओगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, मैं अहमर की मोहब्बत तो तुम्हें नहीं दिलवा सकती, मगर इस घर में तुम्हारी जगह पक्की कर दूंगी। मुझे मालूम है कि तुम एक गरीब घराने से ब्याह कराई हो, तो तुम जैसी लड़कियों को तो घर का सुख चाहिए होता है, नौकर चाकर चाहिए होते हैं। शौहर चाहे प्यार करे या ना करे। चलो अब जाओ और जाकर सनी को कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। सच कहूं तो मैं अपनी जेठानी की धमकियों में आ गई थी, इसीलिए उसके जाते ही जल्दी से सनी के कमरे में चली गई थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, मनाहिल, तुम आई हो, मैं बहुत खुश हूं। मनाहिल, मुझे कहानी सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझसे ये बात सनी ने कही थी। मैं हंस दी थी और बोली, मुझे तुम बाजी या भाभी कहा करो, मैं तुमसे बड़ी हूं। तुम यूं मुंह फाड़ कर मेरा नाम लेते हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सनी कहने लगा, मगर मनाहिल, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। सनी बेचारा ऐसी ही बातें किया करता था, इसीलिए मुझे उसकी बातें बुरी नहीं लगी। सनी मेरी जिठानी का 16 साला भाई था, मगर वो बेचारा ज़हनी तौर पर माजूर था। मेरी जिठानी के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और सनी को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मेरी जिठानी शौहर से इजाज़त लेकर अपने भाई को घर ही ले आई थी। मेरी जिठानी उम्मीद से थी, इसलिए उसकी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला था। यूँ तो मैं बहुत ही अच्छी घर में ब्याही गई थी, जहाँ पर कामकाज का कोई मसला नहीं था, नौकर चाकर मौजूद थे। सनी का सारा काम मुलाजिम ही किया करते थे, मगर उसे रात में सोने से पहले कहानी सुनने की आदत थी। पहले तो मेरी जिठानी नाहिद उसे कहानी सुना दिया करती थी, मगर आजकल उसकी अपनी तबीयत ख़राब रहती थी,
और फिर उसका शौहर भी ऑफिस से घर आने के बाद यही चाहता था कि उसकी बीवी उसकी नज़रों के सामने ही रहे। जबकि मेरा क्या था, मैं तो अब अकेली हो गई थी। अहमद तो दुबई चला गया था। मैंने सोचा कि इस बच्ची को कहानी सुनाने से मेरा क्या जा रहा है। मैंने सनी को उसकी पसंद की बिल्ली और चूहे की कहानी सुनाई थी। कहानी सुनते सुनते वो सो गया था और मुझे नहीं पता चला कि मेरी आंख कैसे लग गई थी। मैं बड़ी गहरी नींद सोई थी कि सुबह ही आंख खुली थी। जब मैं उठी तो मेरे सामने ही मेरी जेठानी खड़ी थी। उसने मेरी जानिब एक नया सूट बढ़ाया और कहने लगी, गुस्ल करके ये सूट पहन लो। मैं बोली, भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी? वो कहने लगी, ज़रूरत है, तुम मेरा इतना ख्याल कर रही हो, मेरे भाई को कहानी सुना रही हो, मैं तुम्हें नया सूट नहीं दे सकती क्या? मैंने मुस्कुराकर वो सूट पकड़ लिया था और अपने कमरे में जाकर गुस्ल करके पहन लिया था। फिर हम नाश्ते की मेज़ पर जमा हो गए थे। मेरी जेठानी मेरी सास से मुखातिब हुई, अम्मी आपने बहुत ही अच्छी लड़की अहमद के लिए चुनी है। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। जेठानी कहने लगी, कल रात मनाहिल मेरे पास आई थी। कहने लगी कि भाभी आज से आपके भाई का ख्याल मैं ही रखूंगी। पहले तो अहमद की वजह से मैं सनी के पास जा नहीं पाती थी, अब से आपने इसकी फिक्र नहीं करनी, मैं इसका ख्याल रखा करूंगी। सनी मुझे बहुत अजीज है। अम्मी आप जानती हैं क्या, मनाहिल कल रात सोई भी सनी के कमरे में ही थी। मेरी सास खुश हो गई थी। वो कहने लगी, मनाहिल मेरी पसंद है, भला ये गलत कैसे निकल सकती थी? जबकि मैं तेरे दिल में शर्मिंदा हो रही थी कि मेरी जेठानी कितनी अच्छी है। उसने मेरी सास ससुर के सामने मेरी तारीफ की थी और मैं उसके भाई के कमरे में जाना भी नहीं चाहती थी, और अब उसने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं सनी का दिन रात ख्याल रखा करूंगी। खैर, मैं अपने कमरे में चली गई थी। मुझे अमर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और जल्दी से उसको मैसेज कर दिया था, मगर उसने कोई जवाब न दिया, तो मैंने उसे कॉल की थी। अहमद ने मेरी कॉल अटेंड तो कर ली, मगर फिर कहने लगा कि मनाहिल मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, तुम्हें फिर कॉल करूँगा। ये बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। मेरे कानों में कल रात वाली बातें गूंजने लगी थी जो मेरी जेठानी ने मुझसे कही थी। क्या वो सच कह रही थी? अहमद मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे दिल पर गुबार जमा हो गया था। मैं कमरे से बाहर आई ताकि अपनी सास से अहमद के मुतालिक बात कर सकूं। जब वहां जाकर बैठी तो पता चला कि अहमद ने तो मेरी सास को कॉल की हुई है। उन दोनों ने बड़ी तफसील से बात की थी। फिर मेरी सास ने फ़ोन बंद कर दिया और कहने लगी, अहमद तुम्हें बहुत याद करता है बेटी, बस ये मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इंसान अपने प्यारों को छोड़कर बैरून मुल्क चला जाता है। अहमद कह रहा था कि जैसे ही काम ख़त्म होगा वो अपने वतन वापस लौट आएगा। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो रही थी कि क्या वो सच कह रही हैं। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम बैठो, मैं अब जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ। इतना कहकर मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उसी वक्त मेरी जेठानी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मनाहिल तुम्हें ये लोग मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी देखी है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो मेरी जेठानी मजीद कहने लगी, इन लोगों का अपना कारोबार है, हर चीज़ की रेल पेल है, फिर इनका बेटा बैरून मुल्क क्यों जाएगा? ये तो मुतवसत तबके के लोगों के मसाइल होते हैं कि जब पाकिस्तान में उनका गुजारा ठीक से नहीं होता तो वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज देते हैं ताकि वो कमाई कर सके। मगर तुम मुझे ये बताओ कि इस घर में किस चीज़ की कमी है जो अहमद को काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा? अम्मी ने तुमसे ये सब बातें फ़कत इसीलिए कहीं कि तुम्हारा दिल नाराज़ ना हो, तुम्हें यह महसूस ना हो कि तुम्हारा शौहर महज 2 हफ्ते बाद ही तुम्हें छोड़कर चला गया है। मैं उदास हो गई थी। तब मेरी जेठानी बोली, अरे अरे तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? मैंने जब कहा है कि इस घर में तुम्हारे कदम मैं मजबूत करूंगी तो फिर फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे ही तुम करती रहना। देख लो मैं ज़ीशान के दिल पर किस तरह राज कर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें अमर के दिल पर राज ना करवाया तो मेरा नाम बदल देना। मैं अपनी जेठानी की बातें सुनकर हंस दी थी। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं लाउंज में ही बैठी हुई थी, हर चीज़ को बड़े गौर से देख रही थी। मेरे ससुराल में अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद थी। तब मुझे अपना मैका याद आ गया था। हम लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 8 बहनें और 2 भाई थे, जबकि अब्बू हयात नहीं थे। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी हुई थी, वो भी अपने ही जैसे लोगों में।
जिनकी अपनी दाल रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही थी। मुझे लगता था कि मेरे लिए भी कोई ऐसा ही रिश्ता आएगा और मैं किसी गरीब खानदान में ब्याही जाऊंगी, मगर जब अहमद का रिश्ता आया तो हम सब दंग रह गए थे। ऐसा लगा था कि जैसे आसमान से हमारे लिए खास मदद उतरी हो। हमारे घर में तो रिश्ता कबूल होने से पहले ही शामियाने बजने लगे थे। अम्मी की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो कहने लगी, मनाहिल, अगर तुम्हारा इस घर में ब्याह हो जाए तो हम सब लोग खुश हो सकते हैं। मैं बोली, अम्मी वो कैसे? तो अम्मी कहने लगी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके घर में हर चीज़ मौजूद होती है। ये कौन से गिन गिन कर चीज़ें रखते हैं। तुम हमारी मदद कर सकती हो। बताओ, हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? मैं हंसी और बोली, अम्मी मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पहले तो मैं ये शादी फ़कत अपने ख़ानदान वालों के लिए ही करना चाहती थी ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ, मगर जब मैंने अहमद की तस्वीर देखी तो हैरान रह गई थी। वो इतना हसीन था कि पहली ही नज़र में मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। फिर तो रिश्ता पक्का होने के बाद गिन गिन का दिन गुजार रही थी कि कब मैं अहमद की ज़िंदगी में शामिल हो सकूंगी, और आखिरकार मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर भी चली गई थी। अहमद जब तक पाकिस्तान में रहा था वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था, मुझसे प्यार से बात करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। यहाँ तक कि वो मुझे जेब खर्ची के तौर पर भी हज़ारों रुपए के नोट थमा देता था। मुझे इस घर में पैसों की तो कोई ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। इसीलिए वो पैसे मैं अपने भाई को बुलवाकर अम्मी के लिए भिजवा दिया करती थी। मेरी अम्मी बेइंतहा खुश रहा करती थी। वो कहती थी, मनाहिल, तुमने हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल कर दिए। मैं भी मुतमईन हो जाया करती थी, और अब जब मेरा शौहर दुबई चला गया था तो वो मुझसे बिल्कुल ही अनजान बन गया था। मुझे इस बात की वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी जेठानी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। खैर, अब मैं हर रात सनी को कहानी सुनाने के लिए उसके कमरे में चली जाया करती थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश होता था, कभी तालियां पीटने लगता तो कभी डांस करने लगता था। मुझे उस मासूम से बच्चे से उनसियत होने लगी थी। उसको कहानी सुनाते सुनाते मैं गहरी नींद सो जाया करती थी, और जब सुबह उठती तो मेरी जेठानी मुझे इनाम के तौर पर हर सुबह नया सूट दिया करती थी। वो सूट एक बार पहनकर मैं अपनी बहनों के लिए भेज दिया करती थी। मुझे ससुराल में भी रहकर अपने मैके का बहुत ख्याल था। इतने प्यारे प्यारे कपड़े देखकर मेरी बहनें खुश हो जाती थी और मुझे ढेरों दुआएं दिया करती थी। सनी को कहानी सुनाने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया था। मेरी जेठानी मेरे साथ अच्छी हो गई थी। हर सुबह नाश्ते की टेबल पर मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिया करती थी कि मनाहिल ज़बरदस्ती सनी के कमरे में जाती है और उसका ख्याल रखती है। मैं तो इसको मना करती रह जाती हूँ कि तुम भी नींद कर लिया करो, तुम भी आराम किया करो, मगर वो कहती है कि सनी के कमरे में सो जाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मैं अपनी तारीफ़ें सुनकर मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा और अहमद का ताल्लुक़ कैसा है? तो मैं बोली, वो रात में एक बार ज़रूर मुझे फ़ोन कर देते हैं। मेरी जेठानी बोली, अब जब वो तुम्हें रात में फ़ोन किया करेगा तो तुम उससे कह दिया करना कि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं सनी के कमरे में मौजूद हूँ, उसे कहानी सुनाने आई हूँ। इतना कहकर अपने शौहर की बात सुने बगैर ही फ़ोन काट दिया करना। मैं तो अपनी जेठानी की बात सुनकर परेशान हो गई थी और बोली, भाभी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो अहमद मेरे साथ लड़ेंगे, वो तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरी जेठानी कहने लगी, अरे पगली, अगर ऐसे नहीं करोगी तो तुम्हारे शौहर को तुम्हारी कद्र कीमत का अंदाज़ा कैसे होगा? जब तुम उसे ये बताओगी कि तुम सनी का ख्याल रखती हो, उसको हर रात कहानी सुनाने जाती हो, तो उसको पता चलेगा ना कि तुम कितने अच्छे दिल की मालिक हो। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मेरी बीवी अगर एक माजूर बच्चे का इस कदर ख्याल रख सकती है तो मेरा कितना ख्याल रखेगी, मुझसे कितना प्यार करेगी। तब उसे एहसास होगा कि वो गलती पर है और तुम्हारी तरफ खींचा चलाएगा। फिर वो कहने लगी, तुम्हें मालूम है क्या, जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू में मेरा शौहर भी मुझसे प्यार नहीं करता था, मगर देखो मैंने इसी तरह से अपने शौहर को अपनी अहमियत बताई। जब वो मुझसे बात नहीं करता था तो मैं उठकर सनी के कमरे में चली जाया करती थी। तब उसे एहसास हुआ कि नाहिद को अगर मैं यूं ही नज़रअंदाज करता रहा तो वो मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं अपनी जेठानी की बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। वो कहने लगी, मनाहिल, तुम मेरी बात याद रखना, जब तुम्हारी अहमद के साथ बात हो तो तुम हर फ़ोन पर सनी का जिक्र लाजमी किया करना। मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ, तुम्हारा शौहर बहुत जल्द तुम्हारा असीर हो जाएगा। मैंने सोचा कि भाभी अगर ये सब कुछ कह रही है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी। वैसे मैंने महसूस किया था
कि जब से मेरी जिठानी नाश्ते की मेज़ पर यह बताने लगी थी कि मैं सनी का बहुत ख्याल रखती हूँ, तो सब मुझे कदर की निगाह से देखने लगे थे। अब अगर मैं अपने शौहर को ये सब जताती तो यकीनन वो भी मुझे अहमियत देने लगता। इसीलिए मैं हर रात ऐसे ही करती। जैसे ही अहमर का फ़ोन आता, सलाम दुआ के बाद कहती कि अच्छा अहमर, मैं तो अब मसरूफ़ हूँ, मैं सनी को कहानी सुनाने लगी हूँ, फिर बात करेंगे। 4-5 दिन तो अहमर ने मेरा ये रवैया बर्दाश्त किया था। एक दिन वो फट पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या सनी के साथ, जो तुम मुझसे ज़्यादा अहमियत उसे दे रही हो? ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं बोली, अहमर, मुझे आपसे इस कदर घटिया बात की उम्मीद नहीं थी। आपने ये बात की भी तो कैसे? मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था। सनी कहानी सुनने की जिद करता सो गया था, जबकि आज मैं उसे कहानी भी नहीं सुना पाई थी। मैं अमर के रवैये को याद करके रोती रही और फिर रोते रोते मेरी भी आंख लग गई थी। सुबह मेरी जेठानी नया सूट लेकर आई और कहने लगी, गौसल करके कपड़े तब्दील कर लो। तो मैं उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, मैंने आपके बताए हुए तरीके पर अमल किया तो देखिए, मुझसे अहमर खफा हो गया है। अब मैं क्या करूं? मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। हम तो अच्छा करना चाहते थे, मगर ये तो मामला ही हाथ से निकल गया है। मेरी जेठानी बोली, अरे पगली, ये भी कोई बात है परेशान होने की? अब देखना, अहमर किस तरह भागा भागा चलाएगा, अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाएगा और मुझे यकीन है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छी और प्यार भरी जिंदगी बसर करोगे। मैंने अपनी जेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप सच कह रही ना भाभी? मेरी जेठानी मुस्कुराकर बोली, 100% सच कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ा दिलासा हो रहा था। मेरी और अहमर की लड़ाई को 3 दिन हो चुके थे, मगर उसने अब तक मुझसे रब्ता नहीं किया था। मैं परेशान रहने लगी थी। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। आज रात मैं अपने कमरे में ही लेट गई थी। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं सनी के कमरे में भी नहीं गई। थोड़ी देर बाद ही मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम सनी के पास क्यों नहीं गई? वो तुम्हें याद कर रहा है। तो मैं बोली, भाभी, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बहन, प्लीज़ तुम आज सनी को कहानी सुना दो। कल से मैं खुद ही सुना दिया करूँगी। मुझे पता है तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं अब तुम्हें मज़ीद तंग नहीं करूँगी। बस आज की रात, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है। ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने सोचा कि जहाँ मैं इतनी रातें सनी को कहानी सुनाती रही हूँ, अगर आज सुना दूंगी तो क्या हो जाएगा। मैं उठकर सनी के कमरे में चली गई थी। सनी मामूल के मुताबिक मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज तुम लेट हो गई हो मनाहिल। मैं बोली, हाँ ऐसा ही है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की कहानी सुनाऊंगी। तो वो मुस्कुरा दिया और मुझसे कहानी की फरमाइश करने लगा। कहानी सुनते सुनते वो सो गया था और फिर मेरी भी आंख लग गई थी। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी थी। मैं उठना चाहती थी, मगर नींद इस कदर गहरी थी कि उठा ही नहीं जा रहा था। तब मुझ पर किसी ने ठंडे पानी का जग उंडेल दिया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सामने देखा तो पता चला कि जेठानी ने पूरा ससुराल जमा करके मुझ पर तहमत लगा दी। वो कहने लगी कि मनाहिल अच्छी लड़की नहीं है। मैं तो समझती थी कि ये खुदा तरसी में मेरे भाई के कमरे में आकर उसका ख्याल रखती है, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि ये इस कदर घिनौनी हरकत कर रही थी। आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बातें सुनकर मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। मैं बोली, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मेरी जेठानी गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। मैं भी सोचती थी कि तुम हर रात मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे भाई के कमरे में क्यों आ जाती हो, तो तुम ये सब कर रही थी। देखना, मैं तुम्हें अब सबके सामने बेनकाब करती हूँ। मेरे ससुराली हैरानी से मुझे देख रहे थे। तब मुझे अहमर भी नजर आया था। मैं जल्दी से उसकी जानिब बढ़ने लगी तो उसने हाथ खड़ा करके मुझे रोक दिया था और मेरी जेठानी से कहने लगा, भाभी आप मुझे बताएं कि ये रात को यहाँ क्यों आती थी? क्योंकि जब भी मैं मनाहिल को फ़ोन करता था तो वो आगे से कहती थी कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, सनी को कहानी सुनाने जा रही हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती। मेरी जेठानी बोली, ये सनी के कमरे में आकर निहायत गलीज़ हरकत करती थी। सबूत के तौर पर बिस्तर की चादर हटाकर देखो। मेरे ससुर ने जो ही चादर हटाई तो जान निकल गई, क्योंकि वहां पर चांदी के ढेरों जेवरात पड़े थे और 5-5 हज़ार के नोटों की कई घड़ियां भी पड़ी थी और साथ ही एक छोटा सा फ़ोन भी पड़ा था। मेरी जेठानी आगे बढ़कर बोली, ये वही फ़ोन है जिससे मनाहिल हर रात अपने आशिक के साथ बात किया करती थी। इसने तो घर से भाग जाने का मंसूबा भी बना रखा था,
जभी तो सोने और चांदी के जेवरात और पैसे जमा कर रही थी। अहमर, ये तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसने तो महज पैसे की खातिर तुमसे शादी की है। और ये सब बातें मैंने एक रात चुपके से सुन ली थी। जब मैं सनी को देखने के लिए आई तो ये अपने आशिक के साथ फोन पर बातें कर रही थी। तब मैंने इस पर यह जाहिर नहीं किया कि मैं इसकी असलियत जान चुकी हूं, क्योंकि मैं सब लोगों को इसके असली रंग दिखाना चाहती थी। मैं अपनी जेठानी की बातें सुनकर कांपने लगी थी और बोली, भाभी, खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं। मैं तो आपके कहने पर ही सनी के कमरे में आ जाया करती थी और इसका ख्याल रखती थी कि शायद अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और आप इसका मुझे ये सिला दे रही हैं। मेरी बातें सुनकर अहमर आगे बढ़ा और कहने लगा, चुप कर जाओ, तुम्हें हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब मेरे घर से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। मैं बोली, अहमर, खुदा के लिए मुझ पर रहम। मेरी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि अहमर बोल पड़ा, चुप, बस चुप। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक देकर घर से ना निकालूं तो खामोशी से यहां से चली जाओ। मुझे सोचने दो कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं अपने घर वापस आ गई थी। मुझे यूं वापस लौटते देखकर मेरे घर वालों का तो सदमे से बुरा हाल था। अम्मी मुझे कोसने दे रही थी कि मनाहिल, तुम अपने ससुराल में गुजर बसर क्यों ना कर सकी, तुम वापस क्यों आ गई। तब मैंने अम्मी को सारी सच्चाई बता दी। अम्मी कहने लगी कि तुम फिक्र न करो, अल्लाह ऐसे लोगों से हिसाब जरूर लेगा। तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है वो उसके सामने जरूर आएगा। यूं ही 3 माह गुजर गए थे। एक दिन अमर हमारे घर आया और कहने लगा, मनाहिल, मुझे बताओ सच क्या है, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं बोली, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती, आप यहां से जा सकते हैं। जब मैं अपनी सफाई में बोलना चाहती थी तब तो मेरी बात ना सुनी, अब क्यों सुनने आ गए। अहमर कहने लगा, तब हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि तुम ही गलती पर लग रही थी। अब मुझे बताओ कि सारी बात क्या है। मैं रोने लगी थी और मैंने अमर को सारी बात बता दी थी कि किस तरह जेठानी मुझे कहती थी कि अहमर मुझसे मोहब्बत नहीं करता और वो मुझे शौहर के दिल में जगह पैदा करने के तरीके बताती थी। अहमर हंस दिया और बोला, भाभी ने बहुत अच्छा खेल रचाया था, उसका शिकार सिर्फ तुम ही नहीं हुई, हम भी हो गए। मैं बोली, मैं समझी नहीं आपकी बात। तब अहमर कहने लगा, नाहिद एक पक्की वारदातिया है। वो बहुत अमीर अमीर लोगों को अपने चुंगल में फंसाकर उनसे शादी कर लेती है और सनी को जहनी माजूर बताकर ससुराल में ले जाती है और उसके लिए एक अलहदा कमरा भी ले लेती है और फिर उसके कमरे में तमाम जेवरात और पैसे वगैरह जमा करती रहती है। जब उसको पता चलता है कि उसने बहुत कुछ जमा कर लिया तो वो अपने भाई के साथ फरार हो जाती है। सनी पागल नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक था। नाहिद ने तुम्हारे साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम उसकी राह में रुकावट बन सकती हो। उसने तुम्हें हटा दिया और जब तुम रात में सनी को कहानी सुनाने जाती थी तो तुमसे पहले ही दरवाजे की नॉब पर वो बेहोशी की दवा लगा दिया करती थी। जब तुम नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोलती तो वो दवा तुम्हारे हाथ पर लग जाती थी और जब तुम कमरे में जाकर सनी को कहानी सुनाती तो धीरे धीरे तुम भी सो जाया करती थी। उसके बाद सनी बेदार हो जाता था और फिर नाहिद जिशान भाई को नींद की दवा बड़ी चालाकी से सुंघाकर सारा सोना वगैरह समेटकर उस कमरे में आ जाया करती थी जहां सनी होता था और वहां पर सारी चीजें जमा कर देती थी। और फिर दोनों बहन भाई मिलकर इस घर से फरार होने का प्लान बना रहे थे और भागने की तैयारी कर रहे थे कि इस घर के बाद उन्होंने कहाँ जाना है। 4 रोज पहले ही नाहिद हमारे घर से कीमती चीजें चुराकर फरार हो गई थी, मगर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो जाते साथ अपना मोबाइल भी ले गई थी, जिसके जरिए हमने उसे ट्रैक किया और उसको और सनी को पकड़ लिया। तब पता चला कि उन दोनों ने अपने नाम भी फर्जी रखे हुए हैं। पुलिस ने बताया था कि ये दोनों बहन भाई बहुत से केसेस में मतलूब थे। तफ्तीश के दौरान नाहिद ने तुम्हारे साथ जो किया वो भी बता दिया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मनाहिल, तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं रोने लगी और बोली, आप तो मुझे पसंद ही नहीं करते, फिर घर क्यों लेकर जाना चाहते हैं। तो अहमर हंस दिया था। वो कहने लगा, ये भी नाहिद ने तुम्हारे जहन में डाला है, जबकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी तो तुम्हें तलाक नहीं दे पाया था, हत्ता कि नाहिद ने तुम्हारी बदकिरदारी का सबूत भी दिखाया था, मगर मैं तुम्हें छोड़ने का हौसला नहीं कर पाया था। मैं बोली, अगर आप मुझसे प्यार करते थे तो शादी के दूसरे हफ्ते ही दुबई क्यों चले गए थे। तो वो कहने लगा, हमारे बिजनेस की एक शाख दुबई में भी है। दुबई में कुछ मसाइल चल रहे थे, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा था। मैं तुम्हें किसी भी सूरत छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर जीशान भाई ने कहा कि उनकी बीवी हामला है,
वो तो नहीं जा सकते, उनकी बीवी को उनकी ज़रूरत थी। लेकिन तफ्तीश के दौरान ये भी पता चल गया है कि नाहिद ने उम्मीद से होने की बात भी झूठ बोली थी। मैंने अमर को माफ़ कर दिया और उसके साथ घर चली गई। मेरी ज़िंदगी अब फिर से बेहतर हो गई है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।